Good evening, sir. Good evening to everyone. ठीक है, Good evening, sir. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो वीकेंड्स पे मेरे ख्याल से वीकडेज पे अच्छा खासा एनटीएससी के क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर ली है ना, जो डाउट्स क्लास होती है उसमें. डाउट क्लास में आप एक बार समझें कि सिर्फ डाउट्स से होते हैं, मतलब डाउट्स के थ्रू हम एनटीएससी के क्वेश्चंस कर रहे हो है ना, तो उसको भी ज्वाइन करोगे तो उससे फायदा होता है. बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते. तो डाउट्स में वो नॉर्मली क्वेश्चन से डिस्कस होते हैं. ठीक है, नहीं चलो. तो जो आज आपका टॉपिक है, देखो लास्ट क्लास से मैंने थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन के बारे में आपको बताया था. मैंने बोला था कि लॉज ऑफ मोशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक में तो सिंपल नेट फोर्स इक्वल टू ma है ना, और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के बारे में, और तीसरे में इंपल्स एंड मोमेंट. तो अभी तक मैंने कोई मोमेंटम वगैरह वर्ड जो है ना बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, क्योंकि उसको मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वे डिस्कस अबाउट द फ्रिक्शन है ना. यहाँ पे जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वे डिस्कस अबाउट द फ्रिक्शन है ना. भाई अब तक जो हम एज्यूम करते थे कि जो सारे सरफेसेस होंगे वो स्मूथ या फ्रिक्शनलेस होंगे, लेकिन आपका ऐसा होता थोड़ी है कि भाई कोई भी अगर हम सरफेस देखेंगे तो अगर इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है ना, तो एक्चुअली में इसमें कोई रफनेस जरूर हो कि जब ये मैं इस तरह से ब्लॉक को किसी सरफेस के ऊपर रखूंगा तो ये सरफेस क्या होगा, जैसे आपका रफ है ना. और इसी रफनेस को जब हम मेजर करते हैं तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका फ्रिक्शन. फ्रिक्शन में जस्ट कंसेप्ट ये है कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो रफ है ना, कि कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है, जैसे आपका रफ है. तो इसके बारे में स्टार्टिंग में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि जो फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. तो भाई फ्रिक्शन का जो मेन काम है, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन. ये सरफेस रफ है और फ्रिक्शन का जो मेन काम है वो रिलेटिव मोशन को क्या करता है, जैसे आपका अपोज करता है. सिंपल सा ऐसा है कि अगर मैं किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ है ना, राइट हैंड डायरेक्शन में मैंने कोई पुलिंग फोर्स लगाया, और इस फोर्स लगाने पे अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रही, मतलब कोई ना कोई फोर्स इसको रोकता है, और ये जो फोर्स जो इसको रोकता है मूव करने से, वही फोर्स होता है फ्रिक्शन है ना. कि अगर ये बॉडी फोर्स लगाने के बाद भी रेस्ट पे है तो कोई ना कोई फोर्स इसको रोक रहा है. फ्लाइट फोर्स के बाद अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है, और यही जो फोर्स है इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. दिस इज नोन एज ए फ्रिक्शनल फोर्स. और अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो आपको पता है अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स का जो सम होगा वो 0 होगा. मतलब नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी इस केस में 0. तभी तो बॉडी रेस्ट पे है. इधर से आपने कोई फोर्स लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड का लग रहा है, दोनों का डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, जैसे आपकी 0. तो इसी फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आपको पढ़ना है. एक नया फोर्स आ गया, उसी फोर्स को हम क्या होता है, जैसे आपका फ्रिक्शनल फोर्स. एक्चुअली में क्या होता है, इसको आप इस तरह से पढ़ो कि जैसे जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लगाया, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, और ये बॉडी रेस्ट पे है. तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूँ ना, कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूँ बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स, भाई वाइट से इसके अलावा मैं फ्रिक्शनल फोर्स ले लेता हूँ स्मॉल है, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है ना. और यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलावा क्या है, जैसे कि आपको कोई अप्लाइड फोर्स, ये इस डायरेक्शन में कोई अप्लाइड फोर्स है, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, जैसे कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स है. तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाते हैं है ना, जैसे जैसे आप यहाँ पे फोर्स बढ़ाओगे तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ते जाता है. रखना कि जब कोई बॉडी मूव नहीं करती है, कि बॉडी को फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर बॉडी स्टिल रेस्ट पे है ना, कि फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी को मूव करना चाहिए, अगर मूव नहीं कर रही है मतलब उसको फ्रिक्शन रूप है. तो बॉडी जब रेस्ट पे रहती है तो उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. ये वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है दैट इज नोन एज ए स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. कि भाई फोर्स अप्लाई करने के बाद भी अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो जो फोर्स इसको रोकता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को हम किसी एफएस सिंबल से डिनोट करते हैं है ना. स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एफ सब्सक्रिप्शन में क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा. और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है इट्स ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. ये जो फोर्स होता है कैसा होता है, जैसे कि आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है. ये आपका एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे
स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाए, है ना, क्योंकि अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो सिंपल सा हम बोलेंगे कि यहाँ पे अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो स्टैटिक होता है, और ये सेल्फ रेजिस्टिंग फोर्स, मतलब जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा। ये ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन आता है, और यहाँ से एक चीज और भी क्लियर हो गई कि अगर नेट फोर्स 0 है तो फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। या हमेशा जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है एंड इट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जितना भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अप्लाइड फोर्स की क्या होगा, आपका इक्वल, तभी तो बॉडी मूव नहीं कर रही है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किसके इक्वल होगा, अप्लाइड फोर्स। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाते जाऊंगा फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ी होगा। एक स्टेज पे बॉडी जस्ट मूव कर जाएगी, एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग हो जाएगी बॉडी, और उसके बाद ये मूव करने लगेगी। हाँ, तो एक स्टेज आएगा जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें कि बॉडी एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। पहला तो हो गया रेस्ट पे, रेस्ट पे तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, स्टैटिक। सेकंड में आ गया बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। बॉडी जो होगी इज एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, वर्ज ऑफ स्लिपिंग। कि बॉडी जस्ट आपकी स्लिप करने वाली है या जस्ट मूव करने वाली होती है। तो बॉडी जब एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होती है, जस्ट आपका एक कॉन्टैक्ट छूटेगा और आगे चली जाएगी। तो जब द वर्ज ऑफ स्लिपिंग जब होती है तो उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक आपका टर्म आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। बॉडी अगर रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है जो कि हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। बॉडी अगर एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होती है तो उस टाइम कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, लिमिटिंग। और इस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को हम एफएल से शो करते हैं। वर्ज ऑफ द स्लिपिंग का मतलब जस्ट स्लिप करने वाली, जस्ट मोशन स्टार्ट हो है ना, एकदम टेंडेंसी उसके मूव करने की। अगर थोड़ा भी इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी एक्चुअली में डायनेमिक हो जाएगी, रेस्ट से वो किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। तो रेस्ट से मोशन में एक ट्रांजिशन पॉइंट आएगा, उसी को हम बोलते हैं एट द वर्ज ऑफ स्लिप। तो उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल, है ना, क्योंकि आपको पता है इस बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो वेट लग जाएगा और दूसरा एक यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग जाएगा, है ना। नॉर्मल फोर्स ये तो इसको प्रेस करके रखता है, तो जितना ज्यादा प्रेसिंग फोर्स होगा उतना ही लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स। और जैसे हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन आएंगे यहाँ पे एक कांस्टेंट आप लगा, और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं म्यू एस, है ना। और ये जो म्यू एस होता है दिस इज सिंपल नोन एज ए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक सर उसे क्या लिखा है, एट द वर्ज ऑफ, एट वर्ज ऑफ स्लिपिंग। बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, भाई उस टाइम बॉडी जस्ट क्या करनी होगी, आपकी स्लिप करनी होगी, है ना। कि सेकंड केस में ऐसा आ जाएगा बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। जब वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगी तो उसमें फ्रिक्शन कौन सा करेगा, लिमिटिंग। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स। और जैसे हम प्रोपोर्शनल साइन आएंगे कांस्टेंट लगाएंगे, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं म्यू एस। म्यू एस इज नोन एज ए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। और ध्यान रखना जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। जो भी ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इट डिपेंड्स ऑन, है ना, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, है ना। कि सारा चीज डिपेंड करेगी कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसका बेसिक नेचर क्या होगा, है ना। कि अगर ज्यादा रफ है तो उसका कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, अगर कम रफ है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, कम होगा। भाई कोई सरफेस अगर ज्यादा रफ है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर ये कम रफ है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, सिंपली आपका कम होगा। वही चीज है कि जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन एक स्टेज आएगी अप्लाइड फोर्स की जब इज एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है इसी को हम बोलते हैं एफएल। एफएल स्टैंड फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन,
FS स्टैंड फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद क्या होगा कि स्टिल अगर आप फोर्स बढ़ाते जाओ तो बॉडी मूव करने लगेगी। बॉडी क्या होगी, स्टार्ट स्लिपिंग हो जाएगी। तो बॉडी क्या होगी, बेसिकली आपकी मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होता है कि जब बॉडी मूव करना स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 3 तरह के फ्रिक्शन हो गए, रेस्ट पे है तो स्टैटिक, जस्ट स्लिप करने वाली है, जस्ट मूव करने वाली है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। और एक्चुअली में जब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या होता है, जैसे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो इसकी थर्ड स्टेज आएगी। थर्ड स्टेज को हम बोलते हैं कि बॉडी स्टार्ट स्लिपिंग। Sir, but how is that a kinetic friction is less than limiting friction? थर्ड में आ जाएगा आपका, ये थर्ड केस में हम ऐसे लिखेंगे कि बॉडी राइट स्टार्ट स्लिपिंग, स्टार्ट स्लिपिंग। बॉडी क्या हो गया, Sir, this graph is for static friction. नहीं, इन जनरल Static हम and लिखते हैं, limiting. मतलब इन जनरल है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स हम लिखते हैं, इट नॉट नेसेसरी स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई भी जनरल फ्रिक्शन का ग्राफ बनाना है तो भाई सर ये इसके अलावा स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन का होता है ना सर, जो मतलब बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है सर, जो उससे नीचे होता है वो स्टैटिक होता है सारा। बिल्कुल सही बोला कि जो नीचे वाले जो पॉइंट होते हैं ये वाले पॉइंट हो जाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, है ना। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। इस पॉइंट पे हम बोल रहे हैं कि जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट होगा तो उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा वो लिमिटिंग हो जाएगा। एक्चुअली में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। कई बार लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम ये भी बोलते हैं कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो होता है ये क्या होता है, जैसे आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये जो फ्रिक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, जैसे आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो क्या होगा, एक स्टेज पे जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद बॉडी स्टार्ट स्लिपिंग और मूव। बॉडी या तो स्लिप करना स्टार्ट हो गया या इसमें कोई रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। वो जो फ्रिक्शन होता है दैट इज नोन एज ए काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है Fk, है ना, आप देखते कि क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है उससे काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि बॉडी अगर कोई रेस्ट पे है, एक्चुअली जब बॉडी रेस्ट पे होती है ना तो सर बॉडी इन द स्टेट ऑफ वर्ड्स ऑफ स्लिपिंग उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है और बॉडी स्टार्ट स्लिपिंग इज काइनेटिक फ्रिक्शन ना। हाँ, बॉडी कीप ऑन स्लिपिंग, स्लिप करना स्टार्ट हो गया जब कि भाई वो सरफेस से तो उसका फ्रिक्शन कौन सा एक्ट करेगा, काइनेटिक। तो हमें जब ग्राफ एक्चुअली में प्लॉट करते हैं ना तो यहाँ पे हल्का सा एक डिप आता है और उसके बाद ये कांस्टेंट हो, है ना। उसके बाद आप फोर्स बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इसी को हम बोलते हैं काइनेटिक। तो इसी ग्राफ में तीनों फ्रिक्शन, जब तक हम लिमिटिंग नहीं पहुंच रहे हैं उससे कम जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक हो गया। लिमिटिंग इसका पीक है कि उसमें जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हल्का सा ग्राफ डिप होता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो फ्रिक्शन की जो कांस्टेंट वैल्यू इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ से एविडेंट है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो कांस्टेंट वैल्यू है दिस इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों होता है अभी मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक चीज पक्की बात है, वीडियो इज हैंग। बता अभी वेट करो कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे हल गई तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, वॉइस दिस ऑल आर द एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन। ये आपका एक्सपेरिमेंटल आपका क्या चीज है, जैसे आपका वेरिएशंस है ना। ये जो एक्सपेरिमेंटल आपके वेरिएशन। सर हाँ बोलो बेटा। सर उस ग्राफ में सर जो काइनेटिक फ्रिक्शन आप दिखा रहे हैं सर वो हल्का सा नीचे आके क्यों हो रहा है? अभी बता रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, आप सुनते नहीं हो। कोई चीज सुना तो करो पहले। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एकदम से तुरंत से पूछो मत, वेट करो, उस चीज का एड्रेस आपको तुरंत लेक्चर में मिल जाएगा। ये तो अननेसेसरी इंटरप्शन हो कि आपने क्या किया, अप्लाइड फोर्स बढ़ाया तो जब तक बॉडी रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता गया, एट द वर्ज हो गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। उसके बाद ग्राफ में कि हम एक्सपेरिमेंट एक्चुअली परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है तो ये हल्का सा डिप होता है और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू इसी को हम क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब बॉडी किसी चीज पे स्लिप करना शुरू कर देती है तो उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है और वही कांस्टेंट फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है
ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स, है ना। मैं सब कुछ एड्रेस करूंगा वेट फॉर सम। Fk is also directly proportional to the normal force। तो जैसे आप प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दो और यही कांस्टेंट हो जाएगा म्यू के इनटू एन, है ना। और इसमें जो ये म्यू के होता है दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों जो कोएफिशिएंट होंगे वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन में ये जो कोएफिशिएंट है दोनों में नॉर्मल सेम है, नॉर्मल तो वेट के इक्वल ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो म्यूएस है इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और यहाँ पे जो म्यू के आता है इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और अभी ग्राफ से हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को जब प्लॉट किया तो इससे ये चीज दिख रही है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। तो आप जब कंपेयर करोगे कि लिमिटिंग और फ्रिक्शन की वैल्यू से अगर काइनेटिक फ्रिक्शन कम है तो दोनों में नॉर्मल तो सेम ही है, तो आप म्यूएस एंड म्यू के में भी इक्वेशन निकालो कि अगर एफ के की वैल्यू लेस देन एफ एल है तो जो आपकी म्यू के होगा ये भी आपका म्यूएस से कम। तो किसी भी सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। सर आप वापस समझा दीजिए एक बार से, समझ नहीं आ रहा। बेटा जस्ट हमने बोला कि इसके बाद फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो आपने ये बोला कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स। तो जैसे आप प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे एक कांस्टेंट लगवाएंगे और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब एक चीज पक्की है सर स्टैटिक फ्रिक्शन भी यही होता है सर, स्टैटिक फ्रिक्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। नहीं, वो नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। मैंने उसमें नहीं लिखा था, मैंने सबसे पहले लिखा था कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो एफएस होता है एफएस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इक्वल टू क्या होता है? जैसे कि आपका अप्लाइड फोर्स, दिस इज आल्सो नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के क्या होगा? इक्वल। हाँ बोलो सर बट ये क्यों नहीं होता नॉर्मल फोर्स के? ये क्यों नहीं होता नॉर्मल फोर्स से प्रोपोर्शनल? हम बोल रहे हैं रेस्ट पे है ना, तो रेस्ट का मतलब हो गया इक्विलिब्रियम, और रेस्ट का मतलब इक्विलिब्रियम जब हो गया तो मतलब एफ और स्मॉल एफ आपस में कैंसिल होंगे ना। कोई भी चीज अगर मूव नहीं कर रही है तो मूव नहीं कर रही है तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है ना। तो नेट फोर्स अगर जीरो है मतलब कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो जब तक ये रेस्ट में लगेगा यहाँ पे स्टैटिक लगेगा और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है मतलब इसके बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। कभी वेट करो तब तक आएगा, कंक्लूजन में जल्दी बताओ। तो पहले सीक्वेंसली आप समझो नहीं तो इसको समझ नहीं पाओगे। मैंने बोला कि भाई एफ के म्यू के इनटू एन है और एफ एस जो है म्यू एस इनटू एन, और ग्राफ से मुझे ये पता चला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, अभी मैं रीजन नहीं जानता ऐसा क्यों। मैंने देखा कि एफ के की जो वैल्यू है वो एफ एल से कम है, तो एफ के इज लेस देन एफ एल हो गया। और फिर ध्यान दो एफ के इज इक्वल टू द म्यू के इनटू एन और एफ एल इज इक्वल टू द म्यू एस इनटू एन। तो अगर एफ के की वैल्यू एफ एल से कम है, एन तो दोनों में सेम ही है, तो हम यहाँ पे कंक्लूजन ये निकालेंगे कि म्यू के की जो होगा वो म्यू एस से हमेशा क्या होगा? कम। ये हमेशा होता है ऑलवेज, ये हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है? जैसे कि आपका कम है, मतलब कभी भी दिया होगा सरफेस में अगर फ्रिक्शन की वैल्यू दी होगी तो ऐसा आपको दिया होगा कि भाई इस सरफेस का जो म्यू के है वो 0.3, तो जो म्यू एस है ये आपका 0.4 है। हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। अब हम रीजन के ऊपर आते हैं कि भाई फ्रिक्शन अराइज ही क्यों होता है। आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये कम क्यों होता है, ये क्यों होता है, सर यहाँ पर इस स्टैटिक सबका जो फ्रिक्शन रीजन मतलब है। लिमिटिंग फ्रिक्शन। हेलो हाँ बोलो। सर, आई वाज आस्किंग सर, आपने बोला जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, बट सर स्टैटिक फ्रिक्शन जो सर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक मैंने बिल्कुल नहीं बोला। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। स्टैटिक की तो मैं बातें नहीं कर सकता, स्टैटिक तो ये सारे स्टैटिक हैं, तो काइनेटिक उससे तो ज्यादा हो सकता है। स्टैटिक तो यस सर। तो चेंज होता है।
तो जो Fk की वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे कम। अभी जो सर सारे बट फिर आपने वहां पर ये क्यों लिखा है कि अगर म्यू के 0.3 होगा तो म्यू है 0.4 के आसपास, मतलब ऐसे हो सकता है। क्या आप लेक्चर पे ना ध्यान नहीं देते हो, आप मेरे इधर ध्यान दो, आप उस टाइम पे इधर उधर सोच रहे हो कुछ भी। ये जो म्यूके का रिलेशन है स्टैटिक फ्रिक्शन से किसी का रिलेशन है क्या भाई? म्यूके के किससे रिलेशन होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन में। म्यूएस का किससे रिलेशन होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन में। तो यहाँ स्टैटिक कहाँ आ गया? स्टैटिक तो आया ही ना। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तो एक अलग चीज होगी, बॉडी रेस्ट में होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता ओके है। सर, ओके सर। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तब लगेगा जब बॉडी रेस्ट पे रहेगी, और वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल आता है। तो उसका म्यूके एंड म्यूएस से क्या रिलेशन? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का म्यूके एंड म्यूएस से क्या रिलेशन? मैंने इस यहाँ पे कंपेयर किया है ना, मैंने बोला एफ के में म्यूके टर्म यूज हो रहा है, एफ एस में हो रहा है जैसे आपका म्यूएस। अगर एफ के की वैल्यू एफ एल से कम है तो जो म्यूके होगा वो म्यूएस से क्या होगा, जैसे आपका कम। तो इसलिए मैंने बोला है कि कोई भी सरफेस में जब फ्रिक्शन दिया होता है तो नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारा जो म्यूएस है म्यूके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस के। तो अगर कॉन्टैक्ट सरफेस के नेचर में म्यूएस एंड म्यूके की वैल्यू अगर दी होती है तो हमेशा ऐसे ही होगा कि जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा उसकी वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा क्या होगी? कम। हाँ, ये हमेशा एफ के चूंकि एफ एल से कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, स्टैटिक से नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो म्यूके की वैल्यू भी हमेशा म्यूएस से क्या होगी? कम होगी। अब ये ऐसा क्यों होता है ये हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे ना। तो उसके रीजन होता है, हम कॉज ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं कि भाई फ्रिक्शन अराइज ही क्यों हो रहा है। और फ्रिक्शन अराइज होने का रीजन ये है कि आप इस तरह से सोचो जरा सा कि जैसे यहाँ पे रफनेस। सरफेस, ये आपका कोई सरफेस है और इसके ऊपर आपने कोई बॉडी रख दी एम मास की। यहाँ पे हमने एम मास की क्या रख दी? जैसे आपकी कोई बॉडी, और मैं बोल रहा हूँ कि ये सरफेस रफ है, ये सरफेस क्या है? आपका रफ है। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर ये कॉन्टैक्ट सरफेस रफ है तो ऐसे देखने में तो आपको ये प्लेन दिख रहा है, लेकिन इस चीज को जब आप किसी माइक्रोस्कोप से देखोगे या किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो इसकी आपको इरेगुलरिटीज दिखेंगी। जब आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो इसकी आपको क्या दिखेंगे? जैसे आपकी इरेगुलरिटी। इसी चीज को अगर मैं थोड़ा इनलार्ज करके देखूं तो एक्चुअली इनलार्ज करके मैं देखूंगा ना तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस में इस तरह से रफनेस दिखेगा, जो फ्लोर है उसके ऊपर भी और जो ब्लॉक है उसके ऊपर भी। ऐसा इस तरह से अगर मैग्नीफाइंग करके देखें तो सारी चीजें ऐसी दिखेंगी। तो जो सरफेस ऐसा था मैग्निफिकेशन के बाद ये सारी चीजें जैसे कि आपकी इस तरह से होंगी। अब आपको होता है कि जैसे इसके ऊपर वेट लगेगा नीचे की तरफ, है ना, वेट तो लग ही रहा है, तो क्या होगा कि जो कॉन्टेक्ट है ना सारे ये आपस में ज्वाइन हो जाए। इस तरह से जो एक्सट्रीम पॉइंट के कॉन्टेक्ट हैं ये आपस में इस तरह से अटैच हो जाए। जब भी किसी चीज को बॉडी को हम रखते हैं ना कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर हमने ऐसे रखा तो इरेगुलरिटीज की वजह से इस तरह से जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं? ज्वाइन हो जाते हैं। और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि आपका कोल्ड वेल्डिंग है ना। कोल्ड वेल्डिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे वेट की वजह से इसमें प्रेसिंग हुई ये सारे पॉइंट आपस में क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे और एक बॉन्ड टाइप का बना है ना। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड वेल्डिंग। तो यही तो फ्रिक्शन का कॉज है। अब मैं क्या करूंगा ना, जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा यहाँ पे तो इस जो ये बॉन्ड बन चुका है इसकी वजह से मूव नहीं करेगा ना, है ना। जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा इस बॉन्ड की वजह से ये चीज मूव नहीं होगी, है ना। तो मैं क्या करूंगा? फोर्स बढ़ाते जाऊंगा, है ना, और फोर्स बढ़ाते जाऊंगा इतना ज्यादा फोर्स हो जाएगा तो एक स्टेज पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना। अगर हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो एक स्टेज पे बॉन्ड क्या हो जाएगा? जैसे आपका ब्रेक हो जाएगा। तो जिस अप्लाइड फोर्स पे ये बॉन्ड ब्रेक होता है ना, उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है, जिस अप्लाइड फोर्स पे ये बॉन्ड ब्रेक होता है और उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या फोर्स बढ़ाते गए एक बॉन्ड, तो जिस टाइम ये बॉन्ड ब्रेक होता है उसी फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? कि आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा वेट करो, जिस अप्लाइड फोर्स पे बॉन्ड ब्रेक होता है
उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। तो मतलब बॉन्ड ब्रेक करना तो बहुत टफ है ना, लेकिन एक बार ये बॉन्ड ब्रेक हो गया उसके बाद भी फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन वो फ्रिक्शन कम होगा ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा फोर्स लगता है। तो बॉन्ड ब्रेक करने के टाइम जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एक बार अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया तो उसके बाद बॉडी तो मूव करने लगी ना, तो उस टाइम फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइटली डिक्रीज हो। तो जब बॉन्ड ब्रेक करने के बाद बॉडी मूव करने लगती है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी काइनेटिक से ज्यादा। एक बार अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया उसके बाद बॉडी को मूव करना क्या है कि आपका आसान। तो जो रीजन ये है कि हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक से क्या होती है, ज्यादा। और अगर लिमिटिंग काइनेटिक से ज्यादा होगा तो दोनों में नॉर्मल तो सेम ही होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, म्यू के से ज्यादा। तो ये इसका रीजन है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने में फोर्स ज्यादा लगेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है। एक बार बॉन्ड ब्रेक हो गया बॉडी इजीली मूव करती है तो उस टाइम में फ्रिक्शन लगता है, फिर वो फ्रिक्शन लिमिटिंग से क्या होता है कि आपका कम। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस। सर बट ये एक स्पेसिफिक ही जगह तोड़ना होता है बॉन्ड्स हाँ उसमें सर। मतलब तो माइक्रोस्कोपिक रीजन है, माइक्रोस्कोपिक रीजन है, वो तो हर जगह पे लगा तो हुआ। सर मतलब तो फिर तो लिमिटिंग हर जगह लगना चाहिए, क्योंकि सर जैसे ये जो बॉन्ड्स है सर वो तो हर जगह होंगे सर, ये कोल्ड वेल्डिंग जॉइंट्स जो होते हैं वो तो हर जगह होंगे सर। हाँ हर जगह होंगे, फ्रिक्शन हर जगह पे लगता है। तो सर फिर इसका मतलब तो मैं वही तो कह रहा हूँ सर, फिर तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हर जगह लगना चाहिए। नहीं लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों लगेगा बेटा, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन तब लगेगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड हमेशा ब्रेक होगा नहीं ना। जिस टाइम बॉन्ड ब्रेक होगा उस टाइम जो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा वो लिमिटिंग। बॉन्ड ब्रेक होने के पहले जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टार्टिंग। अब देखो 3 स्टेज है। ओके सर। ओके बिफोर सर। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग लिमिटिंग, एंड आफ्टर द ब्रेकिंग जो फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक। ओके सर। तीन इसमें स्टेजेस क्या होते हैं अलग अलग। तो ये हमने बात की, तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो इस चीज को अगर मैं रिवाइज करूं तो देखो हमेशा ऐसा होता है कि बस 3 लाइन आपको इसमें याद रखनी है फ्रिक्शन, है ना। आप देखो 3 लाइन याद रखनी है। इफ आप ऐसा लिखो, इफ नेट अप्लाइड फोर्स, कीप नेट अप्लाइड फोर्स। वॉइस इज नॉट इन। आपके यहाँ कनेक्शन की एरर होती है, मैं बार बार बोलता हूँ ना आपको मैं कि वो आपके एंड पे कनेक्शन एरर होता है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं बॉक्स। एक बार आपके एंड पे कनेक्शन एरर होती है तो वॉइस नहीं आती। इफ नेट अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि किसी भी केस में अगर नेट अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी रेस्ट पे रहता है, बॉडी इज स्टेशनरी, इज एट रेस्ट। जब भी आपका नेट अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी रेस्ट पे रहेगा, और जब बॉडी रेस्ट पे रहता है देन स्टैटिक फ्रिक्शन भी है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट, and it is equal to, right, net applied force, net applied force। पहला कंसेप्ट आपका ये, इस बात को एकदम आपने ध्यान से इस चीज को समझना कि जब भी किसी केस में नेट अप्लाइड फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है किसके इक्वल, म्यू एस इनटू एन के। तो अगर किसी बॉडी में अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है बॉडी रेस्ट पे रहेगा, उस टाइम कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और वो किसके इक्वल होता है, नेट अप्लाइड फोर्स के, उसके इससे कोई रिलेशन नहीं। सेकंड स्टेज आती है, इफ net applied force is equal to limiting friction। अगर net applied force limiting friction के इक्वल है then body is at the verge of slipping, at the verge of slipping। कि उस टाइम बॉडी क्या करने वाली होती है, जबकि आपकी स्लिप करने वाली होती है ना। कि जब भी कोई नेट अप्लाइड फोर्स
लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होगा तो बॉडी एट द वर्ड्स ऑफ स्लिपिंग होगी एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विल एक्ट। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट विच इज इक्वल टू, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है विच इज इक्वल टू, राइट, म्यू एस इनटू एन के इक्वल। तो ये चीज हमेशा रखना है, पहले आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने पहले इसको निकाल दो। अगर नेट अप्लाइड फोर्स इससे कम है तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, इसके इक्वल है तो जस्ट मूव करने वाली होगी। और अगर आपका नेट अप्लाइड फोर्स इस ग्राफ के अलावा अगर हम देखें तो थर्ड स्टेज पे आपका ऐसा आ जाए, ये 3 स्टेप्स होते हैं फ्रिक्शन में हमेशा। थर्ड स्टेज पे आपका ये आ जाए, इफ नेट अप्लाइड फोर्स इसमें लाइट ऑफ, बीच में लाइट ऑफ, यस सर। अभी लाइट ऑफ होती, बीच में लाइट ऑफ हुई थी। सर आप एक बार कोड वेल्डेड पॉइंट्स के बाद दोबारा बता सकते हो सर? अभी मैं बता वेट परसेंट, वेट करो थोड़ा सेटल हो जाने दो, फिर बताता हूँ। सर आपकी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में फर्स्ट लाइन तो सर सेम ही लिखी है आपने, इफ नॉट नहीं सिंपल किया, लेस देन लिखा है इसमें, ये सिंबल लेस देन का होता है। इफ नेट अप्लाइड फोर्स इज लेस देन एफएल। अच्छा नेट है सर, मेरे को लग रहा है इफ नॉट अप्लाइड, मेरे को दोनों में नॉट अप्लाइड लग रहा है, तो मैं वही कह रहा हूँ सर आपने दोनों सेम लिखा और उधर गलत। If net applied force is equal to FL, then body is at the verge of slipping and limiting friction will act, जो कि किसके इक्वल होता है माइनस इनटू एन। तो जब भी कोई फोर्स अप्लाई करो अगर वो लिमिटिंग से कम हो तो बॉडी मूव नहीं करती, अगर लिमिटिंग के इक्वल होती है तो जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होती है, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है किसके इक्वल होता है माइनस इनटू एस एन के। और अगर नेट अप्लाइड फोर्स किसी केस में ऐसा हो जाए, है ना, कि थर्ड केस में अगर नेट अप्लाइड फोर्स is greater than limiting friction, हाँ कि भाई less equal greater, तो अगर ये greater than limiting friction होगा then body starts slipping, body starts slipping, body क्या होगी बेसिकली आपकी स्लिप करना स्टार्ट कर देगी, और जब body start slipping होगी then right is kinetic friction, kinetic friction will act, उस केस में kinetic friction है and it is equal to mu k into n। ये किसके इक्वल होता है, जैसे कि आपके mu k into n के इक्वल होता है। ना सिंपल सा ये लॉजिक करना है, कोई भी न्यूमेरिकल आए क्वेश्चन के तो सबसे पहले आप हाँ बोलो बेटा, वेट कर लो, हाँ बोलो सर। ये अभी आपने बोला काइनेटिक एनर्जी, तो आपने इधर स्टैटिक क्यों लिख दिया फर्स्ट वाले में, या फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा सर। अब काइनेटिक एनर्जी कहाँ बोला है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर? काइनेटिक एनर्जी लेस होता है ना सर लिमिटिंग से। एनर्जी वर्ड कहाँ से आ गया आपके पास में? एनर्जी नहीं, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये सर फ्रिक्शन तो सर अभी काइनेटिक तो लेस होता है लिमिटिंग से, कम होता है, चाहिए मैंने कहाँ लिखा है काइनेटिक में सर? आपने फिर इधर लिखा बॉडी इज एट रेस्ट और स्टैटिक। यार कुछ भी स्टैटिक काइनेटिक में आप मिक्स कर रहे हो, एक बार फिर से समझो, दोबारा नहीं बताऊंगा, कुछ भी चीजों को अननेसेसरी मैनिपुलेट कर रहे हो। मैंने बोला आप सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो। एक चीज अलग होती है ना कि भाई जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है म्यू एस इनटू एन, और जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है वो आपकी होती है म्यू के इनटू एन। इन दोनों में रिलेशन होता है कि भाई जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो एफ
से ज्यादा होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, काइनेटिक से ज्यादा होती है ना। कि मतलब जब बॉडी का मूव करने वर्ज ऑफ स्लिपिंग होती है उस टाइम फ्रिक्शन जो एक्ट करता है और जो बॉडी मूव करने लगती है उस टाइम जो फ्रिक्शन होता है उसमें रिलेशन है, उसके इससे क्या करना है। तो मैंने बोला किसी बॉडी पर नेट अप्लाइड फोर्स अलग चीज है। नेट अप्लाइड फोर्स ये है कि बॉडी को मूव करने के लिए जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इस तरह से अगर बॉडी किसी फ्लोर पे रखी हुई है, रफ फ्लोर पे, है ना, कि बॉडी किसी रफ फ्लोर पे क्या हुई है, जैसे कि आपकी रखी हुई है, और इस पे जब आप इस तरह से फोर्स अप्लाई करते हो तो इसको हम बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। इस अप्लाइड फोर्स का इससे क्या रिलेशन। मैंने बोला ये अप्लाइड फोर्स जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हुआ तो बॉडी मूव नहीं करती। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो फिक्स वैल्यू ऐसे निकाल लोगे आप। जब जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा तो बॉडी जो होती है वो रेस्ट पे रहेगी। तो जब रेस्ट पे रहेगी तो उस टाइम लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता, स्टैटिक एक्ट करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट एंड इज इक्वल टू द नेट अप्लाइड फोर्स। पहली चीज ये होती है। अगर ये नेट अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन तो बॉडी एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होती है, और जब एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगी तो उस टाइम लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यूनस इनटू एन के इक्वल होती है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी म्यूनस इनटू एन के इक्वल नहीं। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल होगा, म्यूनस इनटू एन। अगर नेट अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को हम और बढ़ाते जाएं, भाई पहले कम था तो बॉडी रेस्ट पे था, धीरे धीरे बढ़ाते गए तो इस स्टेज पे स्लिप करने वाला हो। अगर हम और बढ़ाते जाएं तो बॉडी स्लिप करने लगेगी, और जब बॉडी स्लिप करने लगती है तो उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होता है, म्यू के इनटू एन। तो 3 स्टेप्स हैं कि कौन सा स्टेप होगा वो न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल क्या करेगा, जैसे आपका पेरिकल, राइट। तो ये 3 स्टेप आपको ध्यान रखना। एक चौथी चीज और भी है इसमें कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होती है हमेशा रखना। फ्रिक्शन फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे वो लिमिटिंग हो, चाहे काइनेटिक। तो तीनों की जो डायरेक्शन होती है वो रिलेटिव मोशन को क्या करता है, जैसे आपका नहीं अप्लाइड फोर्स नहीं, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज सच, सिंपल सा हम लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, राइट, ऑलवेज opposes relative motion, always opposes relative motion, है ना। कि रिलेटिव मोशन को क्या करता है, जैसे कि आपका अपोज करता है ना, कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होता है ये हमेशा रिलेटिव मोशन को क्या करता है, जैसे कि आपका भैया तो ये इसका रिलेटिव मोशन अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट करेगा, लेफ्ट। जिस तरफ भी रिलेटिव मोशन होगा उसको फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है। तो ये 4 लाइन आपको फ्रिक्शन में जानना है, मैंने यहाँ पे लिखी। पहली स्टैटिक कब लगेगा, दूसरी लिमिटिंग कब लगेगा, तीसरी काइनेटिक कब लगेगा। लिमिटिंग की वैल्यू क्या होती है, काइनेटिक की वैल्यू क्या होती है, और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा। देख लो पहले थ्रू न्यूमेरिकल सा पावर समझो, जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो कोल्ड वेल्डिंग पॉइंट समझा। अभी वो उसको समझने की जरूरत नहीं, जस्ट इसको आप समझ लो, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस चीज को। सर बस कोल्ड वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग क्या होता कोल्ड वेल्डिंग मतलब जब कोई चीज बिना हीटअप किए हुए ज्वाइन हो जाती है तो उसको कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। हॉट वेल्डिंग हीटअप करके वेल्ड करते है सर उस प्रोसेस। हैं। जब कोई चीज नॉर्मल टेम्परेचर पे ज्वाइन हो जाती है तो उसको हम कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। सर उस उसको जानेंगे प्रोसेस तो को इसको and direction of friction always opposes the relative motion। तो मैं एक केस देता हूँ आपको, उससे आप कुछ समझ जाओगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, है ना। मैं किस चीज की, जैसे कि मैं इसमें बात कर रहा हूँ, तो एक मैं केस डिस्कस करता हूँ आपसे, तो यू विल गेट टू नो इन चारों स्टेटमेंट का मतलब क्या है। पूरे फ्रिक्शन का कंसेप्ट इसी 4 स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो ऐसा है कि मैं अगर थोड़ी न्यूमेरिकल्स इसको समझाऊं, मैं अगर सब चीजों को, तो कैसे आपको अप्रोच करना है वो ध्यान देना।
है ना, कि भाई यहाँ पे आपका कोई सरफेस है रफ और इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है ना, एक ब्लॉक आपने रख दिया, इस ब्लॉक का मास है 1 kg। ब्लॉक का मास कितना है इसकी, आपका 1 kg। इधर से भी आप कुछ फोर्स लगा रहे हो और इस तरफ से भी कुछ फोर्स लगा रहे हो। राइट डायरेक्शन से जो आप फोर्स लगा रहे हो वो 10 न्यूटन, और इस तरफ से जो फोर्स आप लगा रहे हो वो 8 न्यूटन। ये आपका एग्जांपल 1 है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज, इस सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0.3, और इस सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 0.3। एक कोई सिचुएशन है कि जैसे रफ सरफेस का ब्लॉक रखा हुआ था, इधर से आपने 10 लगाया, इधर से 8 लगाया, तो आपको ये बताना है इस केस में कि फाइंड आउट एक्सीलरेशन, है ना भाई। जस्ट इस केस में आपको बताना है कि फाइंड आउट एक्सीलरेशन and frictional force act on the board. Frictional force act on board. एक्सीलरेशन कितना होगा और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी, ये कैलकुलेट करना है। मुझे जरा सा आंसर दो, यू कैन सेंड योर आंसर। फाइंड आउट एक्सीलरेशन, एकदम केयरफुली करना, फ्रिक्शन आ गया है। अब क्या चुका है आपका फ्रिक्शन। फाइंड आउट एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन बॉडी। सर इसमें काइनेटिक, ये मुझे क्या पता कौन सा लग रहा है, मुझे पता ही नहीं होता है। एक्सीलरेशन कितना होगा बॉडी का और कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है मुझे पता नहीं है ना बेटा। स्टैटिक है, काइनेटिक है, लिमिटिंग है, क्या चीज है, ये तो आपको बताना है। सबके आंसर गलत है। सर वो जो 8 न्यूटन है वो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है क्या? बेटा 8 न्यूटन पीछे की तरफ से एक अलग से फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स है वो तो। फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ी, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर नहीं लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे सरफेस के ऊपर लगता है। इधर 10 लग रहा है, इधर 8 लग रहा है। एकदम केयरफुली इसका आंसर देना होगा। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो लिख रहे हो ना गलत लिख रहे हो। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो आंसर होता। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नॉट करेक्ट आंसर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नॉट सर करेक्ट इस आंसर। सर एक बार मेरा आंसर देख लो सर, अमन गुप्ता। हाँ मैं ना, सही नहीं है, किसी का आंसर सही नहीं है, आप लोग ठीक से समझे नहीं इसे। देखो मैं बताता हूँ, है ना, एकदम ध्यान देना सब लोग भाई, है ना, एकदम ध्यान से देखना, अदरवाइज आप फ्रिक्शन समझ नहीं पाओगे। है ना, देखो क्या होता है कि जब भी फ्रिक्शन का कोई न्यूमेरिकल आया तो सबसे पहले हम निकालते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना। एक ध्यान रखना प्लीज, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहला स्टेप होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टेप्स होते हैं, ये सबसे पहले तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे। फ्री बॉडी डायग्राम के बाद सेकंड स्टेप होगा कैलकुलेट लिमिटिंग फ्रिक्शन। कि बिना लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट किए हुए ना, वो है या नहीं है मुझे नहीं पता है, वो फ्रिक्शन लग रहा है नहीं लग रहा मुझे नहीं पता, लेकिन आप निकालोगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ऊपर कैलकुलेट लिमिटिंग फ्रिक्शन। भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है तो आपको पता है, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में 10 इधर लग रहा है, 8 इधर लग रहा है, एक इसका वेट नीचे लग जाए, वेट 10 न्यूटन हो जाएगा और यहाँ पे एक नॉर्मल लग जाए।
अभी हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, फ्रिक्शन लेगा, लेकिन अभी हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रिक्शन के अलावा ये सारे फोर्स। तो जब मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालूंगा तो अभी आपने पढ़ा है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू तो फिक्स होती है, म्यू एस इनटू है। तो आपको पता है म्यू एस की वैल्यू 0.3 है और नॉर्मल कितना है आपका? नॉर्मल सर वेट 10 के है। इक्वल होगा 10। यस सर 10 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो आ गई वो आपकी 3 न्यूटन है। अब देखो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब आप समझना कि भाई ये चीज तभी मूव करेगी जब नेट फोर्स 3 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन 3 न्यूटन का मतलब ये हो गया कि ये चीज मूव ही तभी करेगी जब नेट अप्लाइड फोर्स कितना होगा, वैसे कि आपका 3 न्यूटन। तो आप देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपने 3 न्यूटन लगा दिया। थर्ड केस में निकालेंगे व्हाट इज द नेट अप्लाइड फोर्स। भाई नेट अप्लाइड फोर्स इस केस में है कितना? तो नेट अप्लाइड फोर्स जो है F, उसकी वैल्यू तो 10 माइनस 8 की तो है, वो तो सिर्फ 2 न्यूटन है। आप समझ रहे मेरी बात? भाई 10 इधर लग रहा है, 8 इधर लग रहा है, नेट अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल है? मतलब डिफरेंस के इक्वल होगा ना। तो नेट अप्लाइड फोर्स सिर्फ 2 न्यूटन है। तो आप देखो कौन सा केस आ गया जो सबसे पहले मैंने लिखा कि भाई लिमिटिंग 3 न्यूटन है और नेट अप्लाइड फोर्स जो है वो 2 न्यूटन। तो जब भी नेट अप्लाइड फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा तो बॉडी मूव करेगी ही नहीं। जो भी आप एक्सप्रेशन के आंसर भेज रहे हो तो सारे गलत होंगे। नेट अप्लाइड फोर्स सिर्फ 2 न्यूटन है, लिमिटिंग 3 न्यूटन आ गई। तो नेट अप्लाइड फोर्स इज लेस देन अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन है देन बॉडी विल नॉट ये बॉडी मूव करेगी नहीं करेगी। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तब तो बॉडी मूव करती करती, लेकिन फ्रिक्शन के साथ हम बोल नहीं सकते कि मूव करेगी नहीं। तो बॉडी विल नॉट मूव। अगर बॉडी मूव नहीं करेगी है ना तो उसका एक्सटेंशन फिर 0 होगा। अगर बॉडी कोई मूव ही नहीं कर रही, रेस्ट पे है, तो इसका जो एक्सटेंशन होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एक्सटेंशन की वैल्यू 0 होगी। और आप देखो अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो फिर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? एक्सक्यूज मी सर। स्टैटिक Static Sir, I was friction. Static disconnected. Can friction. you after the अगर limiting बॉडी friction? मूव नहीं कर रही है देन स्टैटिक फ्रिक्शन विल। कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? Excuse me, स्टैटिक। sir. Sir, बेटा I was रुको, disconnected after the limiting friction. Can you please repeat after limiting friction? मैं रिपीट बिल्कुल नहीं करूंगा, रिपीट नहीं करूंगा। कितने लोगों का रिपीट करूंगा बार बार? ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, फिर मैं फिर से वापस जाऊं। भाई आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, Sir, after limiting friction, sir. After limiting friction. हाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन आपने 3 न्यूटन निकाल लिया। फिर इसके बाद Yes, आपने sir. निकाला कि व्हाट इज द नेट अप्लाइड फोर्स। नेट अप्लाइड फोर्स क्या है? 10 राइटवर्ड 8 लेफ्टवर्ड। तो नेट अप्लाइड फोर्स 10 माइनस 8 हो जाएगा। तो 10 माइनस 8 ये नेट अप्लाइड फोर्स कितना हो गया? 2 न्यूटन। और देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन 3 न्यूटन है, नेट अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन। मींस नेट अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिट। तो जब भी कोई अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम होता है तो बॉडी मूव करती है, बॉडी विल नॉट मूव। अगर बॉडी नहीं मूव करेगी तो उसका एक्सप्रेशन 0 होगा कि बॉडी आगे जाएगी नहीं, प्रेशर उसको जाने नहीं देगा। और जब बॉडी मूव नहीं करेगी, अगर रेस्ट पे रहेगी तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है? स्टैटिक। और स्टैटिक किसके इक्वल होता है? क्या स्टैटिक म्यू एस इनटू एन के इक्वल होता है? नहीं, स्टैटिक किसके इक्वल होता है? बताओ जरा। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होता है? Net force applied. नेट अप्लाइड। हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा इसमें एफएस एक्ट करेगा और ये इक्वल हमेशा होता है नेट अप्लाइड फोर्स। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो 2 न्यूटन लगेगा। 2 Newton. 2 न्यूटन। तो आंसर इसका आ गया एक्सलेशन इज 0 एंड नेचर ऑफ फ्रिक्शन विल बी द स्टैटिक और वो 2 न्यूटन लगेगा। क्वाइट ऑब्वियसली बात है। आप ध्यान दो 10 इधर लग रहा है, 8 इधर लग रहा है। अगर ये बॉडी आगे नहीं जा रही तो मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा और ये फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का होगा क्योंकि रेस्ट पे और ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इसके डिफरेंस की तो इक्वल होगी, तभी तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा ये। यस सर। तो हम बोलेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, वो फ्रिक्शन 2 न्यूटन। तो फ्रिक्शन में चेक करना पड़ता है कि बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, और चेक करने के लिए मेरे को स्टेप सेम है। रिवर्स डायग्राम लिमिटिंग निकालो। लिमिटिंग लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम लग रहा है तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, और जब रेस्ट पे रहेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी। और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किसके इक्वल होता है?
नेट अप्लाइड फोर्स। तो इसका आंसर ये दोनों आ गए, एक्सेलरेशन 0 एंड फ्रिक्शन जो लगेगा वो कितना होगा 2 न्यूटन, और डायरेक्शन किसका होगी लेफ्ट। इस तरह से डिस्कशन आपका है। ऐसे हवा में कुछ करने से नहीं होगा, एकदम प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। सर मैंने आपको यही आंसर भेजा था। आपने भेजा था, मैंने देखा नहीं यार आंसर। यस सर, युग शर्मा का चेक कीजिए एक बार। सर मैंने हाँ मैं चेक करता हूँ, अगर आपने सही भेजा तो बिल्कुल सही है। अमन गुप्ता ने बोला नो एक्सलेशन, युग शर्मा बिल्कुल सही आंसर। एक्सलेशन 0, फ्रिक्शन इज 2 न्यूटन, बिल्कुल सही है। मैंने एक्चुअली उसके बाद फिर देखा नहीं था, सब मुझे एक्सलेशन लिखने लगे ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मुझे पता था सभी का आंसर गलत है। फिर कोई चीज अगर मूवी नहीं करेगी तो उसका एक्सलेशन तो 0 हो जाएगा। हाँ, इसी को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं डाटा, एज एग्जांपल 2 अगर मैं आपसे पूछूं सेम क्वेश्चन, हाँ, अगर मैं मॉडिफाई कर दूं यहाँ पे डाटा एज ए सेम क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे, ये 1 kg है और यहाँ पे हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन, और यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कोई 8 न्यूटन, सॉरी 6 न्यूटन। लेफ्ट फोर्स मैंने कम कर दी 6 न्यूटन कर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वही दिया हमने, म्यू एस इज 0.3 एंड म्यू के इज 0. तो आपको सेम क्वेश्चन का आंसर करना है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स एट, अब क्या आंसर आएगा बेटा? बेटा ये वर्ड्स वगैरह आप क्लियर देख पाते हो ना सारे? Yes, sir. यस सर। हाँ सब क्लियर रहता है, मैं तो अपने दूसरे लैपटॉप में भी देखता हूँ, ऑलमोस्ट सब चीजें क्लियर ही होती हैं। पता नहीं कोई गर्ल के उसको नहीं दिखाई दे, मे भी कनेक्शन एरर होता है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी है? हाँ काफी हद तक आप सही आंसर आप भेज रहे हो, और आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया ना, एक बार कंसेप्ट समझ में आने के बाद कंसेप्ट जानने के बाद ना, यही तो समझना है कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है। हाँ सही है, काफी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। लेट मी चेक जिसके इसके आंसर है, श्रेया गोयल सही है, अंकित वर्मा फ्रिक्शनल फोर्स की सही है, कुछ सही है ना? सही है, फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का होगा। देख लीजिए। अमन सर, गुप्ता अमन सही गुप्ता आंसर है, उदिता सिंह एक्सेलेरेशन आपने सही निकाला है, कुछ आपने एक्सेलेरेशन सही निकाला है ना? एक्सेलेरेशन जो आ रहा है, हाँ सही, अंकित वर्मा योर आंसर इज करेक्ट। शुभम अग्रवाल आपका आंसर सही है। सही है योग शर्मा आपका आंसर, योग शर्मा योर आंसर इज करेक्ट। कुछ लोगों के आंसर अभी सही नहीं आ रहे हैं, है ना? मैं बताता हूँ, देखो क्या होगा, आप थोड़ा समझ एक बार मेरा आंसर चेक कर लीजिए कुशाग्र। कुशाग्र में देखता हूँ बेटा। कुशाग्र का आंसर अभी देखते हैं। देखो 1 वाला आंसर गलत है,
कुशाग्र ये आंसर तो नहीं है। हाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सही है। और सर नेट फ्रिक्शनल फोर्स भी 2 न्यूटन होगा ना? 2 न्यूटन होगा। देखो कौन सा केस है वही जानना होगा। देखो क्या होगा, आप देखो फिर से ध्यान दो क्या करना है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे पहले स्टेप क्या हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम। जब फ्री बॉडी डायग्राम लाएंगे तो आपको 10 न्यूटन लग रहा है, सबसे पहले लग रहा है इसका वेट लग रहा है, वेट की वैल्यू 10 न्यूटन हो जाएगी और एक नॉर्मल लग रहा है ना। अब सेकंड स्टेप पे हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। सेकंड स्टेज पे हम क्या निकालेंगे, जैसे आपका इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन है, एफएल तो म्यूएस इनटू एल ही होता है, तो पहले जैसा ही है भाई। म्यूएस की वैल्यू जो है वो 0.3 है और नॉर्मल इस केस में 10 है, तो एफएल की वैल्यू कितनी होगी, 3 न्यूटन। अब हम निकालेंगे नेट अप्लाइड फोर्स। तो नेट अप्लाइड फोर्स एक्चुअली बढ़ गया 10 माइनस 4 6। न्यूटन हो जाएगा। अब देखो, अब इस नेट अप्लाइड फोर्स को इससे कंपेयर करो। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो फोर्थ स्टेज ये हो जाएगी ना कि नेट अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग। तो जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी स्लिप करना स्टार्ट हो जाएगी ना, स्लिपिंग। ये कौन सा केस आ गया, स्लिपिंग। काइनेटिक और स्लिपिंग जब होता है तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है, काइनेटिक। और काइनेटिक की वैल्यू फिर निकालनी पड़ेगी, काइनेटिक जो एक्ट कर रहा है, फिर काइनेटिक और लिमिटिंग सेम नहीं होती है ना। एफ के इक्वल टू हो जाएगी म्यू के इनटू, हाँ क्या आपको पता है कि स्लिप करेगा और फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा वो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक। सर 2 न्यूटन आ गया। 0.2 है और नॉर्मल 10, तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन है। अब हम यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे तो भाई जैसे हम फोर्स लगाएंगे बॉडी एक्सीलरेट होगा और यहाँ पे पीछे की तरफ रिलेटिव मोशन राइटवर्ड है, तो पीछे की तरफ एक काइनेटिक फ्रिक्शन है और ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 2 न्यूटन। स्टूडेंट गलती ये कर रहे थे ना, फ्रिक्शन वो लिमिटिंग के ले रहे थे 3 वाला, तो इसलिए आंसर गलत था। क्योंकि एक बार जब स्लिपिंग स्टार्ट हो गई ना तो उस टाइम फ्रिक्शन पर लिमिटिंग नहीं रहता है, काइनेटिक। अब सही है। अब अगर मुझे एक्सेशन निकालना है तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। व्हाट इज द नेट फोर्स, 10 इधर 6 इधर, फ्रिक्शन इधर, तो नेट फोर्स हो जाएगा 10 माइनस 6 माइनस 6 फ्रिक्शन इक्वल टू मास 1 इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मीटर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी और और आपने 1 मीटर फ्रिक्शन लिख जो दिया। होगा वो काइनेटिक होगा और वो 2 मीटर। सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, आपने 1 Yes, मीटर sir. लिखा। पर सेकंड सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर 2 सेकंड आएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी और फ्रिक्शन जो होगा वो काइनेटिक होगा और 2 न्यूटन डायरेक्शन लाइट पर। तो ये स्टेप ध्यान रखना 1 2 3। उसके बिना हम कुछ बोल ही नहीं सकते कि बॉडी रेस्ट पे है ना, तो इस तरह से है ना। ये सारा कुछ मैं उस टाइम डिस्कस कर रहा था आपसे, इसलिए मैंने बोला था ना कि अभी आप मत उतना ध्यान दो, जैसे आप न्यूमेरिकल करोगे खुद ही समझ। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि फ्रिक्शन की एक ही वैल्यू दी होती है, इफ ओनली वन वैल्यू इज गिवन, इफ वन वैल्यू इज गिवन, किसी किसी केस में एक ही वैल्यू दी होती है, तो उस केस में हम ऐसा मान लेते हैं कि म्यू एस और म्यू के सेम, जस्ट एज्यूम करते हैं। हालांकि ये सेम कभी नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही वैल्यू दी होती है, दो नहीं दी होती। जब एक ही वैल्यू दी हो मतलब उसका म्यू एस और म्यू के क्या होता है, सेम। अदरवाइज हमेशा दो दिया होगा, कुछ म्यू एस अलग होगा, म्यू के कुछ अलग। ये होता है फ्रिक्शन का बेसिक कंसेप्ट, है ना। रेस्ट एट द वर्ड्स ऑफ स्लिपिंग, स्लिपिंग 3 स्टेप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, बेसिकली आपका चेंज होता है। सही बात है, सात्विक गुप्ता योर आंसर इज करेक्ट, है ना। श्रेया गोयल उसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर करो, तो 1 वाले में वही गड़बड़ कर रहे थे आप कि फ्रिक्शन तो काइनेटिक हो गया है लेकिन आप लिमिटिंग ले रहे हो। लिमिटिंग तो जस्ट चेक करने के लिए यूज होता है, कोई रेस्ट पे रहेगी या मूव करेगी। आई विल शेयर फ्यू क्वेश्चंस, उसको आप ट्राई करो जरा।
हाँ इधर है क्वेश्चन सारे। You can go for this question. इसमें तो म्यूकैन म्यूएन अलग अलग दिया हुआ है। म्यूकैन म्यूएस इज डिफरेंट डिजीज। अमन सही आंसर इसमें है। आंसर सही। थोड़ा वेट कर लिया करो ना, क्योंकि फिर आपका आंसर मैं जैसे बोल दूं ना सही है एकदम, फिर बाकी बच्चे ट्राई नहीं करते बहुत ज्यादा। तो वेट करो, मैं खुद ही बता दूंगा आपको। अंकित सही आंसर है। शुभम सही आंसर है। श्रेय सही है। खुशी सही है, आपका आंसर है। खुशी, योर आंसर इज करेक्ट। Rishit, your answer is correct. Kush, your answer is correct. Satvik Gupta, your answer is correct. Utkarsh, your answer is correct. Sanskriti Jain, and your answer is correct. श्रेया गोयल पहले मैंने बता दिया है ना। अमन गुप्ता ने सबसे पहले बता ही दिया था। 1 मिनट लगता है सॉल्व करने में इसमें। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली में इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, दैट इज योर 5 न्यूटन, है ना। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, दैट इज योर 5 न्यूटन। और देखो इसमें तो एक ही फोर्स है,
इसमें नेट फोर्स ही, अप्लाइड फोर्स ही, नेट फोर्स, ये एक फोर्स और कोई फोर्स है ही नहीं। तो पहले हम निकालेंगे सबसे पहले एफबीडी। सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे इसमें, फ्री बॉडी डायग्राम। अप्लाइड फोर्स 5 है, ये 20 हो गया, और ऊपर एक नॉर्मल लगे। तो नॉर्मल और 20 एक दूसरे को बैलेंस करते हैं ना, यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू 20 न्यूटन होता है। सेकंड पे हम निकालते हैं व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन में शुरू में दे रखा था कि ब्लॉक इज रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो हम सीधा स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। अप्लाइड फोर्स लग रहा है ना, रेस्ट का मतलब रखा हुआ दिख रहा है आपको, हो सकता है मूव कर रहा हो, है ना, वैसे नहीं बोल सकते, तो लैंग्वेज होती है ना। यहाँ पे एफएल लग गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू एस इनटू एन। म्यू एस आपका हो गया 0.5 एंड नॉर्मल, हो जाएगी। तो जो एफएल है वो 10 हो जाएगा। लेकिन ये इससे गारंटी नहीं है कि 10 न्यूटन लग रहा है, ये यस जस्ट सर। हम चेक करने के लिए रखते हैं। 10 न्यूटन लगेगा वो कुछ जरूरी नहीं है। 10 न्यूटन तो तब लगेगा जब लिमिटिंग यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। फ्रिक्शन स्टैटिक भी हो सकता है, लिमिटिंग भी हो सकता है, काइनेटिक भी हो सकता है। थर्ड पे व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स? अप्लाइड फोर्स इज 5 न्यूटन। नॉर्मल निकाल लिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लिया, अब देखो कौन सा केस है। The court में this applied force is less than limiting friction। तो अगर applied force limiting friction से कम है तो बॉडी फिर रेस्ट करेगी, बॉडी विल नॉट। और जब बॉडी मूव नहीं करता है तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स आएगा इसमें? स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किसके को होता है? अप्लाइड। स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई। और अप्लाइड फोर्स इसके से 5 न्यूटन है, तो आपका 5 न्यूटन सही है। तो इसका आंसर 5 न्यूटन है। तो इधर 5 लग रहा है अगर ये रेस्ट पे है, तो इधर अगर 5 लग रहा है, अगर आगे नहीं जा रहा है तो पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन भी 5 है। तो आपका आंसर जो है 5 न्यूटन, फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन सही। लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा पता नहीं होता आपको, हाँ लिमिटिंग लगेगा तो उसका आंसर आ जाता है ना। ये इस तरह से आपको ट्राई करना है क्वेश्चन जो सॉल्व करना है ना। तो युग शर्मा योर आंसर इज करेक्ट। 5 न्यूटन जिसने भी भेजा है वो सही आंसर है, और एक्सलेशन इसका 0 होगा, ये भी मूव कर रहा है। चलो नेक्स्ट देख, फ्रिक्शन का कुछ सब चीजें कंसेप्चुअल है ना, वैसा नहीं जैसा हम एकदम एग्जैक्टली सोचते हैं। कंसेप्ट से स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने, ऐसे खाली मगअप करने और न्यूमेरिकल ऐसे करने से नहीं, एकदम कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और वो हो जाओगे। धीरे धीरे टाइम लगता है लेकिन यू विल बी कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग। कैन यू टाइम गिव मैं शेयर अनदर कर रहा हूँ, वेट करो। You can go for this question. इसमें फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस पे ही है।
हाँ, अमन गुप्ता योर आंसर इज करेक्ट। साहिल ठाकुर योर आंसर इज सही है। साहिल ठाकुर का आंसर सही है। श्रेया सही आंसर है। हाँ, संस्कृति जैन सही है, प्रणव सही है। Sir, please check my answer. Kushadra. क्या नाम है बेटा आपका? Kushadra. हाँ, अच्छा। अगर मैंने नहीं बोला मैं सही नहीं होगा आंसर। जिसका भी आंसर सही होता है मैं बता देता हूँ। हाँ, नहीं है आपका सही आंसर। आपने कोई क्लास वगैरह मिस की लग रहा है मुझे। क्लास मिस करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर सब चीजें कनेक्टेड होती है ना, इसमें वैसे नहीं बोल सकते कि नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो वो कुछ अलग होगा। एकदम आपको ध्यान देना, सारी क्लास करनी। कोई नहीं, आ जाएगा। इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है तो मूव करेगा ही करेगा, है ना। ये सही बात है। सही सही आंसर होता है। सर अगर पूरे पर एक्सेलरेशन पूछा होता तो सर 1/2 मीटर पर सेकंड होगा ना? हाँ, 1.2 होगा, 1/2 होगा। हाँ, सही है ना। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड सही है। कैसे सॉल्व करेंगे सबको पता है आपको, है ना भाई। इससे पहले तो क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं सर 4-6 न्यूटन का है। तो हम इस पे Sir, force is 6 Newton. Yes, sir. यस सर। मैंने 6 ऑप्शन हटाया अभी डलेगा। इसलिए वाईफाई हटा दिया था मैंने। लाइट चली जाती है ना, वाईफाई फिर ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब दिख रहा है आपको? No, sir. सर 4 से 6 न्यूटन। क्या चीज? Sir, force 4 से applied is 6 6 न्यूटन। Newton. हाँ, फोर्स अप्लाइड अच्छा 6 न्यूटन है, ये होगा। फोर्स अप्लाइड है 6 न्यूटन। पहले आपने पूरे को सिस्टम ले लिया तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई। एक्सेलेरेशन जो होगा 6 बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम का 1/2. एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी जैसे आपकी हाफ मीटर पर सेकंड। ये आपने जानबूझ के पूरे सिस्टम ले लिया। पूरे सिस्टम लेंगे तो बीच का जो नॉर्मल होगा वो इंटरनल होगा। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स बाय मास, टोटल मास सिस्टम। जिसको भी सिस्टम लेते हैं उसका मास लेते हैं। एक्सेलेरेशन ये अब चूंकि आपको इसके बीच का नॉर्मल फोर्स तो निकालना है, तो इसके बीच का नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए किसी भी एक को सिस्टम ले लो। मैं दोनों को लेकर बता देता हूँ। या तो आप 5 को सिस्टम ले लो या 7 को सिस्टम ले लो। तो पहले मैं 5 को लेता हूँ। मैंने ले लिया यहाँ पे सिस्टम की बेसिकली आपकी 5। तो आपको पूरे से मतलब सिर्फ 5 पे फोकस करना। तो आपको पता है 5 को इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स रहेगा ना, ये नॉर्मल तो आपको निकालना है। तो यहाँ पे नॉर्मल है और इसकी वजह से ये किसी हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे है। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप लोग नेट फोर्स अब नहीं तो है। अब इस 6 से क्या मतलब है? 6 का इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल लग रहा है। नेट फोर्स जो हो गया वो n हो गया इक्वल टू मास, मास 5 हो गया और एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका? हाफ हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा वो 2.5 न्यूटन है। ये तो मैंने सिस्टम किसको लिया? पहले दोनों को ले लिया।
तो दोनों को सिस्टम लेके मेरा एक्सप्रेशन है। फिर मैंने 5 को खाली सिस्टम में लिया, ये अप्लाई किया, 2.5 से मिला। मैं चाहता हूँ तो 7 को भी ले सकता हूँ, है ना। सबसे आंसर क्या आता है, जैसे कि आपका सेम ही आता है। तो अगर मैं 7 को सिस्टम ले लूँ, हाँ, इफ आई टेक द सिस्टम एज अ 7, आप सिस्टम किसी को भी ले सकते हो। तो आप अगर 7 तो को सिस्टम नेट ले फोर्स लेते 6 माइनस n हो जाएगा। हो, हाँ बिल्कुल सही बोलेंगे। ये 7 है, तो इधर से 6 न्यूटन अब इसमें लगना है। और अगर ये एक्शन है तो उसके रिएक्शन इसके ऊपर लेफ्ट वर्ड लगेगा ना भाई। इस बीच में एक्शन एंड रिएक्शन होते हैं, ये तो एक्शन रिएक्शन है। अगर 5 के ऊपर एक्शन है तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो जब हम दोनों को ले लेंगे तो एक्शन रिएक्शन तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन एक को लेंगे तो उसके ऊपर नॉर्मल राइट वर्ड लगेगा, इसको लेंगे तो नॉर्मल किस तरफ लगेगा, लेफ्ट वर्ड। यहाँ पे नॉर्मल जो होगा वो एक लेफ्ट वर्ड, और ये पूरा चीज राइट वर्ड जा रहा है। इसका ए कितना है, 1/2 मीटर पर सेकंड। तो आप लिखेंगे नेट फोर्स, है ना। नेट फोर्स हमेशा किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। 6 इधर एंड इधर, नेट फोर्स इज द 6 मास। मास जिसको सिस्टम लेते हैं उसका मास होता है। दोनों को तो लेंगे तो दोनों को 3.5 हो जाएगा। हाँ, ये आपका हो जाएगा 7 इनटू यहाँ पे आपका हाफ। यहाँ से n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2.5। दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स जो लगेगा वो कितना होगा, 2.5। ये बेसिकली कंसेप्ट है। हाँ, इसको आप इजीली इसलिए कर पाए क्योंकि ये सरफेस जो था शुरू में इसने बोला स्मूथ था। ये अगर रफ होता तो फिर तो बहुत सारे चेक करनी पड़ती चीजें, करेगा नहीं करेगा, हाँ। लेकिन क्योंकि रफ स्मूथ सरफेस है इसलिए कोई भी फोर्स अप्लाई करोगे तो सर्टेन छोड़ा जाए। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना। थोड़ा सा इसको रिवाइज करके आना, है ना। नेक्स्ट क्लास में भी ये अभी कुछ आपके कुछ एपरेंट वेट का कंसेप्ट बचा हुआ है। एपरेंट वेट पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम मोमेंटम में आते। एक बस एपरेंट वेट बचा हुआ है, एपरेंट वेट पढ़ा के मोमेंटम। मोमेंटम कंप्लीट मतलब ये चैप्टर था। फिर देखते हैं वर्क स्टार्ट करेंगे या ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करना चाहते हो आप लोग, वर्क एंड एनर्जी? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। लेकिन वर्क एंड एनर्जी से कनेक्टेड बहुत ज्यादा है। इस चैप्टर से कंटिन्यूएशन में वर्क एंड एनर्जी आता है, लेकिन मैं ग्रेविटेशन पढ़ा के इसको पढ़ाऊंगा, तब तक आप इसको स्ट्रॉन्ग भी कर लेते। Have a nice day, sir. Have a nice day, sir. Nice day, sir. रिवाइज करके आना Have a nice day ahead. थोड़ा हायर Nice लेवल day, क्वेश्चन sir. होंगे, है ना। Have a nice day. नाइस, बाय बाय Have a nice day, sir. बाय 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 बाय।